जरा आशुतोष से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इसको लेकर, क्योंकि लार्जर पॉइंट इस पे यह रखने की कोशिश हो रही है आशुतोष कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फायदा इकोनॉमी को जिस तरीके से होना चाहिए, रिफॉर्म्स को जिस तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। 1991 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के बावजूद भी बड़े रिफॉर्म हो पाए थे क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट उस तरीके से दिया गया था। नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? सरकार को यह एक्सेप्ट करने की सबसे पहले जरूरत है कि देयर इज अ क्राइसिस। देखिए साहिल, हमारे ख्याल से जब सुरजीत भल्ला जैसे लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के आलोचकों में से नहीं है। वो सदस्य हैं जो मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर रह चुके हैं, साथ ही साथ आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि दरअसल वो कांग्रेस से प्रभावित है या किसी आलोचना से प्रभावित है। तो उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी गंभीर बात कही है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब अगर आपका रुपया अगर 100 के आसपास पहुंच रहा है और उसकी अगर हम बारे में चर्चा ना करें और उसको हम बड़े होलिस्टिक अंदाज में ले तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मनमोहन सिंह के जमाने में जो रुपया गिरा था वो तकरीबन 35% गिरा था 10 साल में। मोदी के जमाने में वो 58% के आसपास गिर चुका है। और जब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त भारत रुपया की कीमत 61.04 थी, आज 97 के आसपास पहुंच चुकी है। तो और अगर ध्यान से देखेंगे तो 2023 के बाद से वो बहुत तेजी के साथ उसमें जो ड्रॉप है बहुत ही शार्प है, और ये बिल्कुल उसी तरीके का ड्रॉप है जैसे कि अगर आप 2011 में अगर आप देखते तो 46.67% था रुपया, और उसके बाद अगले 3 साल के अंदर उसमें तकरीबन 15 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई थी। तो यह सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हम एक चीज के बारे में जिस तरह उन्होंने इशारा किया सुरजीत भल्ला ने, नेट एफडीआई का, तो जो सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न है उसी बात को लेकर यह कि एफडीआई हमारा जो एफआईआई है वो पिछले 6 साल में 4 साल कम से कम 2026, 2025, 2022, 2021 में 1,34,000 करोड़ रुपया, 1,30,000 करोड़ रुपया, 2025 में 1,66,000 करोड़ रुपया, और 2026 में सिर्फ 5 महीने में 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर जा चुका है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सीधी सी बात है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भारत की इकोनॉमी में उतना विश्वास नहीं जितना होना चाहिए। और इसके बहुत सारे कारण आप मुझसे कहेंगे तो मैं कम से कम आधे घंटे से बात कर सकता हूं। और जो असली चीज है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका दूसरा बड़ा कारण जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो ये है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तब उन्होंने कहा था, टारगेट रखा था कि 2022 में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वो तकरीबन 25% के आसपास होगा। 2015 में जो डेटा कहता है कि तकरीबन 15 से 17% के आसपास था, आज भी वो 15 से 17% ही है, और 4 साल आगे निकल चुके हैं। और इस वक्त जो हमारे पास डेटा है कारण क्या लगता है? क्या मैं सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि आपने शहजाद को भी सुना, आपने रजत सेठी को भी सुना, सरकार की तरफ से कई बार इस बारे में कहा जाता है कि देखिए बाकी पैरामीटर्स देख लीजिए ना, सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज उस तरीके से नहीं है जो 1991 में था। क्या आपको लगता है? उसके बाद शहजाद उसका जवाब देंगे जल्दी। मैं आपकी बात पे आ रहा। आज की तारीख में अगर आप मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे 2025-2026 का, हमारा इंपोर्ट 17% के हिसाब से आगे बढ़ा है और तकरीबन 775 बिलियन डॉलर है आपका इंपोर्ट। उसके मुकाबले में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 442 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 3-4% के हिसाब से बढ़ रहा है, और इंपोर्ट आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कारण क्या है? आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ, और इसके लिए 3 सबसे बड़े कारण हैं। एक, जिस तरीके से आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जिस तरीके से आपने जीएसटी को लागू किया, उसका हश्र ये देखने में हुआ कि जो कोविड के ठीक पहले का जो क्वार्टर था, जनवरी क्योंकि सरकार की अपनी नीतियों के वजह से ही इसका असर हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को कहने, कहीं ना कहीं मान लीजिएगा कि ठीक है बाकी पैरामीटर सारी चीजें नोट की, समस्याएं भी आज की स्थिति में मैंने सारी चीजें नोट की, और मैं आपसे सिर्फ संरक्षण चाहता हूं। मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, मेरी बातें पूरी आने दीजिए, क्योंकि मैं सबके काउंटर पॉइंट्स लिख के आंसर दे रहा हूं। अभी आशुतोष जी से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला 15% ऑफ जीडीपी था 2014 में, आज भी 15% जीडीपी। जीडीपी का साइज कितना बड़ा है भाई रजत जी? उस समय कितना था? $1.5 ट्रिलियन, आज $4 ट्रिलियन है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़े। मैं आपको उदाहरण स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला 2 फैक्ट्री थी, अब 300 फैक्ट्री हो गई मोबाइल फोन की। उसमें कौन काम कर रहे हैं भाई? उसमें कांग्रेस की शर्ट निकाल के काम कर रहे हैं, उसमें भारत के लोग काम कर रहे हैं।
चलिए मैं आपको बताता हूं, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स $31 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग था, आज $133 बिलियन का है। और मैं चुनौती देता हूं आशुतोष को इस फिगर को डिस्प्यूट करे। ये कहां मैन्युफैक्चर हो रहा है? सोनिया गांधी के ननिहाल में मैन्युफैक्चर हो रहा है कि यहां पे नोएडा में हो रहा है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज नॉट नो डिस्टर्बेंस। साहिल जी, दिस इज नॉट फेयर। आप इस तरीके से फिर कांग्रेस प्रवक्ता भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो चर्चा आशुतोष बहक क्यों बोल रहे जाएगी। हैं? फिर मुझे मत आशुतोष क्यों बोल रहे हैं टोकिएगा। फिर? आप बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष क्यों हम बोल रहे हैं? बड़ी सीरियस गंभीर चर्चा कर रहे हैं और आज तक यही चर्चा चल रही थी। ठीक है, चलिए। शहजाद, 400 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख से अधिक 2 लाख स्टार्टअप है। ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग के भी है। अब छोड़ देते हैं इसको, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो मोटा मोटी बात हो रही है कि हम लोगों ने जो है रिफॉर्म्स नहीं लाए। साहिल जी, हर दूसरे महीने तो हम एक नया रिफॉर्म अनाउंस करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म था कि नहीं था? और फिर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म था कि नहीं था? आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड रिफॉर्म था कि नहीं था? जो हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव किया वो था कि नहीं था? 29 लेबर कोड्स को रिड्यूस करके 4 लेबर कोड्स, ये था कि नहीं था? जो कॉर्पोरेट टैक्स का रिस्ट्रक्चरिंग किया वो था कि नहीं था? हम पीएम गति शक्ति को जो लाए ना, नेशनल मास्टर प्लान टू रिड्यूस द लॉजिस्टिकल कॉस्ट, ये है कि नहीं है? डिजिटल इंडिया, जो पहले कैश में पैसा देते थे, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई, जिसका मजाक चिदम्बरम ने उड़ाया, ये था कि नहीं था? जब चुनौती आती है तो नरेंद्र मोदी ने 2 वैक्सीन भारत में बनाए, 40 वर्ष वैक्सीन के लिए रुकते थे। ये रिफॉर्म था कि नहीं था हेल्थ सेक्टर का? मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी 3 पैरामीटर बताए थे सुरजीत भल्ला ने कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी के। नंबर 1 एफडीआई, मैंने एब्सोल्यूट फिगर्स कोट किए, $400 बिलियन वर्सेस $780 बिलियन, उसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मैं आपको फिगर कोट कर रहा हूं। 22% ऑफ द जीडीपी था एट द टाइम ऑफ द यूपीए, 18 लाख करोड़ के आसपास, आज 33% पे है, कम हुआ है। तीसरा, आपको मैं और एक उदाहरण देता हूं, उन्होंने थर्ड फैक्टर नहीं बताया, एफटीएस। आज भारत ने 9 एफटीएस विद द मेजर फिगर कोट कर रहे हैं साइन की है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं कौन होता सी तो फिगर एफटीए कोट क्यों कर कर रहे रहे हैं? देश? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रहा है। सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में यही उठाई जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रहा है। रजत सेठी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आंकड़ों के साथ मैं आपको जरा आंकड़ों के साथ फिगर बता आप रहा हूं। करेक्ट करिएगा। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, एक सेकंड। चलिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, एक सेकंड। सब आंकड़ों के साथ लेकर आया हूं मैं। बाय द वे, जो आईएमएफ का भी बोल रहे थे, वो ग्रुप कैटेगरी सी में इसलिए डाला था क्योंकि बेस ईयर आउटडेटेड था। बेस ईयर को हमने ठीक कर दिया तो हम लोग एक कैटेगरी में ही है। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का दीजिए, साहिल मुझसे पूछा ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, मैं आपको आंकड़े एक मिनट अजय जी, एक मिनट। शहजाद जल्दी खत्म करिएगा। शहजाद जल्दी खत्म। ठीक है अजय जी, एक मिनट। मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार भी मुझे समय नहीं दिया। एवरेज जीएफसीएफ जो कैपिटल फॉर्मेशन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो जीएफसीएफ को मापते हैं 22 to 27%, 10 साल यूपीए के। आज ये 52% ग्रोथ के साथ, आपका कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा। जो इकोनॉमिस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सुरजीत भल्ला और बाकी सारे जो लोग कह रहे हैं उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर यही कहने की जरूरत है ना, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब समंदर में एक इस प्रकार का आंधी आएगा, शिप हिचकोले खाएगी, पर हमारा कैप्टन नरेंद्र मोदी है, हमारा कैप्टन राहुल गांधी टाइटैनिक की तरह डुबा दे। अजय उपाध्याय, उसके बाद रजत सेठी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय जी। आशुतोष जी, एक मिनट। अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं जी। साहिल जी, पिछली बार भी अन्याय किया, आपने समय नहीं दिया, इस बार समय जरूर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अरे सर, इसी में टाइम बच, मैंने सवाल उनको पूछ रहे, कोई भाषण नहीं दे रहा है यहाँ पर उपाध्याय जी। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है अन्याय की क्या बात है। मैं सवाल उनको पूछ रहा हूँ, चर्चा चल रही है, आशुतोष भी उसमें मुद्दा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए। अरे भाई, चर्चा एक तरफा चल रही है, एक तरफा चर्चा चल रही है। जरा चर्चा कैसे आपको मालूम एक तरफा चल रही है? सुरजीत भल्ला जो बातचीत कर रहे थे वो क्या एक तरफा बात कर रहे थे? कैसे बात कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी? प्लीज। 7 मिनट से 6 मिनट से कर रहे हैं एक आदमी। पहली बात, अरे ये टाइम गिनने से नहीं होता है, मुद्दे पर बात करेंगे ना। बात है ये 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, उससे कुछ नहीं होता। अरे भाई, मुद्दा पर ही बात हो रही है, जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात करिएगा। चलिए, मुद्दा नहीं भटकाएंगे, मुद्दे पर चलिए। अरे भाई, मुद्दा पर ही बात हो रही है, आप भी भटकाना चाह रहे हैं। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि सब चंगासी है तो ये कैसे यहाँ पे रोजगार घट गया है भाई? और ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम लगता है मोदी जी के पहले वाले। मैं नहीं कहूंगा, बीच में नहीं। अरे बीच में नहीं, सुनो यार। अरे जी, आप भी बीच में नहीं बोले, आपके बीच में भी किसी ने नहीं बोला था, आप भी बीच में नहीं बोले। फिर बीच में डिस्टर्ब, शहजाद बीच में नहीं। ये देख लीजिए, बीच में आप जो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से, आपको भी वही फॉलो करना है। ये अजय जी, आपकी बात खत्म करिए। ये बदतमीजी जो है, विशुद्ध बदतमीजी है। मैं नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के पहले वाले ससुराल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ा है या नए वाले ससुराल में बढ़ा है। मैं नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री है, बड़ा सम्मान है उनका।
बस सच्चाई है कि रोजगार राहुल घटा गांधी का- और राहुल जो गांधी तो एमएसएमई है बैंकॉक जाता वो है पूरी भाई, तरह बैंकॉक में बर्बाद क्या हुआ करने है। जाता है राहुल आज गांधी? भी एमएसएमई ये क्या फिर मतलब बीच है में प्रधानमंत्री का फिर बीच ससुराल? में नहीं फिर नहीं, बीच साहिल में जी, नहीं मैं कुछ प्रधानमंत्री बोल का रहा हूँ। ससुराल का क्या मतलब है? अरे भाई ये तो कौन है बदतमीज अरे सड़क भाई छाप? मैंने तो कहा ना ये कौन है ये- सड़क छाप तुम बदतमीज? ये सोनिया ना गांधी के बारे ये में मैंने बोलोगे? पहले ही कहा था। अरे नहीं, तुम ये और क्या इसीलिए है? जब भी ये देख कोई लीजिए, भी देख लीजिए, गंभीर ये देख मामले लीजिए, पर देख लीजिए। सोनिया गांधी इकोनॉमी का क्या जैसे हाल है? गंभीर मामले देख पर लीजिए। कभी भी कोई भी ससुराल का डिबेट क्या होता मतलब है, मैंने पहले ही कहा था जब आपने सोनिया गांधी के ननिहाल की बात की, तभी मैंने कहा था कि ये भी इस तरीके से बात करेंगे सोनिया और उन्होंने गांधी का की। इटालियन मैंने उनको रोका था। descent है। अब अजय नहीं, उपाध्याय जी, मैंने उनको आप रोका था। मुझे- अब आप लोग दोनों तय साहिल कर जी, लीजिएगा मुझे- कि इस मुद्दे साहिल पर जी, बात राहुल करनी है कि एक गांधी दूसरे के के नेता के बारे में बात करनी है। भाग जाओगे यहाँ पे। साहिल जी मुझे समय दीजिए, मुद्दे पर चलिए, बात बस हो नहीं गया। कर रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, आप ये मुद्दे पर बात हो रही करिए, है, प्लीज। मुद्दे पर बात करें, मुझे प्लीज आपका अजय प्रोटेक्शन उपाध्याय जी, चाहिए। मुद्दे पर मैं मुद्दे पर मुद्दे कर रहा पर, हूं, मुद्दे लेकिन पर, आप चलिए। बदतमीजी बीच बीच में आप करवा रहे पीएम हैं। के बारे में बकवास मत सच करना। पूछिए। कोई नहीं, पीएम के बारे में बकवास मत करना। शहजाद जी, यहाँ पे बैठ प्लीज। के, समझ रहे हो ना? ये बकवास नहीं चलेगी यहाँ पे। प्लीज, तुम लोग का बहुत हो गया बकवास। देखिए वो जानकर कर रहा है, ये बदतमीज है, रोड छापा अजय उपाध्याय जी, आपकी बात खत्म करिए, किसी प्लीज। हमारे नेता के बारे में आपको कान खोल के मैं बता रहा हूँ। अरे यार, दोनों को रोक कान दीजिएगा। खोल ये के शहजाद, सुनो। ये ठीक नहीं है।